अरे जवाहर भैया, आज इतनी जल्दी कहाँ चले जा रहे हैं? हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा। तेरी तो खुद ही किस्मत खराब है और तू मेरी भी किस्मत खराब करेगा। तेरा तो मुंह देखना भी अशुभ है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जवाहर भैया? मैंने क्या गलत पूछ लिया? अरे मैं कहीं भी जाऊं तुझसे क्या मतलब? बिल्ली के जैसा तूने मेरा रास्ता काट दिया। पता नहीं आज मेरा दिन कैसा जाएगा, पनौती कहीं का। इतना कहकर जवाहर वहां से चला जाता है। बेचारा गरीब मोची गांव वालों के ताने सुन सुनकर बहुत दुखी था। आखिर मेरी गलती क्या है? गांव के सभी लोग मुझे पनौती मानते हैं। मैं गरीब हूँ, इसका मतलब यह तो नहीं है कि मुझे कोई कुछ भी बोलकर चला जाए। इस गांव के लोग ही बुरे हैं। मुझे इस गांव में रहना ही नहीं है। मैं कल ही यह गांव छोड़कर शहर चला जाऊंगा। अगले दिन मोची और उसकी पत्नी अपना सामान लेकर शहर चल देते हैं। और शहर के किनारे एक जगह पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। अरे भाग्यवान, तुम अपना ख्याल रखना, मैं काम पर जाता हूँ। ऐसा कहकर मोची काम पर चला जाता है। मोची लोगों की भीड़ देखकर एक जगह अपना काम करने का सामान लेकर बैठ जाता है। वह दिन भर बैठा रहता है लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता। हे भगवान, पूरा दिन बीत गया, कोई भी नहीं आया। आज तो एक पैसे की कमाई नहीं हुई। ऐसा चलता रहा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। सुनो जी, लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है। बहुत भूख लगी है, खाने को भी कुछ नहीं है। 2 दिनों से कुछ भी खाया नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? पत्नी की ऐसी बात सुनकर मोची बहुत दुखी होता है। चिंता मत करो भगवान, यह दुख के दिन हैं, जल्दी ही बीत जाएंगे। ऐसे में तो कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे बुद्धि से काम करना पड़ेगा। तभी मोची को एक उपाय सोचता है। फिर अगले दिन मोची जहां अपना दुकान लगाता है वहां पर एक बोर्ड में लिखता है, कृपया ध्यान दें, सभी तरह के बीमार जूता चप्पलों का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से यहाँ पर किया जाता है। अपने जूते और चप्पलों को मरने से बचाएं। मोची का यह उपाय काम कर जाता है और उसके दुकान में ग्राहक आने लगते हैं। अरे भाई, यह मेरा जूता है, यह मरने ही वाला है। इसका इलाज आयुर्वेदिक तरीके से करो। जी साहब, जरूर, आयुर्वेदिक तरीके से ही इलाज होगा। ये लीजिए साहब, अब आपके इस जूते की उम्र बढ़ गई है। कितने हुए भाई? जी, मात्र तांबे का एक सिक्का। इस तरह से मोची ने काफी रुपए कमा लिए। फिर एक दिन मोची ने सामान ढोने के लिए एक गधा खरीदा और उस गधे को लेकर घर जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ डाकू दिखाई दिए। हे भगवान, यह तो डाकू हैं, यह तो मेरा पूरा धन लूट लेंगे। तभी मोची ने सभी सोने के सिक्कों को एक थैले में भरकर जेब में रख लिया और उसमें से एक सोने के सिक्के को गधे के गले में बांध दिया। रुक जाओ, जो भी तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। डाकू भैया, मुझे जाने दीजिए, मैं एक गरीब इंसान हूँ। तुम गरीब तो नहीं लगते हो। नहीं डाकू भैया, मैं सच में बहुत गरीब इंसान हूँ। मेरे पास बस यह गधा ही है, लेकिन मैं इसे आपको नहीं दे सकता। ऐसा कहते हुए मोची ने गधे के सिर को धक्का मारा और गधे ने अपना सर हिलाया। गधे के सर हिलाते ही वह सोने का सिक्का नीचे गिर गया। अरे यह क्या है? सोने का सिक्का? जी डाकू भैया, यह गधा हर दिन सोने का सिक्का देता है, लेकिन यह रात को बहुत सारा सोने का सिक्का देता है। दिन को तो केवल एक ही सोने का सिक्का देता है। इसका मतलब तब तुम तो बहुत अमीर हो गए होगे। हाँ, लेकिन मैं आज ही गांव से आ रहा हूँ। गांव के मेरे घर में आग लग गई थी।
जिससे मेरा सब कुछ जल गया। अब मैं गांव छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। तो ठीक है, फिर यह गधा मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन यह गधा कतई नहीं दे सकता। अरे हम लोग बुरे डाकू नहीं हैं, अच्छे डाकू हैं। हम तुम्हें इस गधे के 100 सोने के सिक्के देंगे। नहीं नहीं, ऐसे 100 सोने के सिक्के तो मेरा गधा 2 दिन में ही मुझे दे देता है। तो तुम मुझे अपना गधा नहीं दोगे? नहीं दूंगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, रुको रुको रुको। ठीक है, आप गधा ले जाओ, मुझे अपनी जान प्यारी है। डाकू है गधा लेकर अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। उनमें से जो डाकुओं का सरदार होता है वह कहता है, मैं सरदार हूँ, इसलिए यह गधा आज रात भर मेरे पास रहेगा। डाकुओं का सरदार उस गधे को अपने पास ही बांध कर सो जाता है। पूरी रात बीत जाने के बाद जब वह सुबह को देखता है तो गधा वहीं पर खड़ा रहता है, लेकिन सोने के सिक्के उसको कहीं नजर नहीं आते। तभी दूसरा डाकू वहां पर आता है और कहता है, क्यों मालिक, गधे ने कितने सोने के सिक्के दिए? तुम इसे आज अपने पास रखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि इसने कितने सोने के सिक्के दिए। इस तरह से सभी डाकुओं ने बारी बारी से उस गधे को अपने पास रखा, लेकिन उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब डाकुओं का सरदार अपने साथियों से कहता है, उस व्यक्ति ने हम लोगों को बेवकूफ बनाया है, चलो उसका घर पता करते हैं और उसे मजा चखाते हैं। वह सभी डाकू मोची के घर का पता पूछते हुए आखिर मोची के घर का पता लगा ही लेते हैं। यह डाकू तो लगता है कि मुझे ढूंढते हुए मेरे पास ही आ रहे हैं। अरे भाग्यवान, ध्यान से सुनो, वह जो डाकू इधर आ रहे हैं वह मुझे मारने के लिए ही आ रहे हैं। यह कहते हुए मोची अपनी पत्नी को सारी बातों को समझा देता है और घर के पीछे जाकर छुप जाता है। तुम्हारे पति कहाँ हैं? जी वो पड़ोस में राम लखन भैया के यहाँ गए हुए हैं। ठीक है, उसे बुला कर लाओ, हम उससे कुछ बात करना चाहते हैं। मिट्टू जाओ, मालिक को बुला कर लाओ, उनसे कहना कि 3 लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। मोची का वह पालतू तोता वहां से चला जाता है और कुछ देर में मोची घर के पीछे से वहां पर आ जाता है। डाकू भैया, मेरे तोते ने मुझे बताया कि आप मेरे घर में मुझसे मिलने के लिए आए हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे यह तोता चाहिए। डाकू भैया, आप मेरे पास मेरा तोता लेने आए हो? आया तो मैं दूसरे काम से था, लेकिन वह बात छोड़ो, मुझे तुम्हारा यह तोता ही चाहिए। नहीं नहीं, यह मेरा वफादार तोता है, मैं इसे नहीं दे सकता। अरे भाई, तुम इसके मुझसे 100 सोने के सिक्के ले लो। ठीक है, ले जाइए। ऐ तोते, जा और मेरे साथी को बुला कर ला। वह तोता उड़कर अपने मालिक मोची के पास चला जाता है और बहुत देर हो जाने पर डाकुओं का सरदार अपने साथी के पास जाता है। मैंने उस तोते से बोला था कि वह तुम्हें बुलाकर लाए, लेकिन ना ही वह तोता लौट कर आया और ना ही तुम आए। मालिक, लगता है कि मोची ने हम लोगों को फिर से बेवकूफ बनाया। मेरे पास तो वह तोता आया ही नहीं। नहीं छोड़ूंगा, उस मोची को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह डाकुओं का सरदार फिर से मोची के पास गया। क्या मिट्टू तुम्हारे पास आया है? हाँ डाकू भैया, वह मेरे पास ही है। तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। नहीं डाकू भैया, शायद मिट्टू को मेरी याद आ रही होगी, इसलिए वह मेरे पास चला आया। आप इसे ले जाइए, कुछ दिन बाद आपको यह पूरी तरह से अपना मालिक मान लेगा। ठीक है, ठीक है। वह डाकुओं का सरदार तोते को लेकर चला जाता है, लेकिन हर दिन वह तोता मोची के पास आ जाता है। डाकुओं को अब विश्वास हो गया था कि मोची ने उनके साथ फिर से धोखा किया। तब डाकुओं के सरदार ने कहा,
इस बार हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। मैं उस मोची को इस बार नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। इस बार सभी डाकू मोची के घर गए और उसे पकड़कर एक पहाड़ में लेकर गए। वहां पर एक खाई थी और उन डाकुओं ने मोची को उस खाई में फेंक दिया। लेकिन नीचे गिरते ही मोची को एक पेड़ की शाखा दिखी। वह उस शाखा को पकड़कर जैसे तैसे करके बाहर निकल गया। डाकू भी वहां से चले गए। डाकुओं को लगा कि मोची मर गया। मोची ने इस बार भी अपनी चतुराई से और साहस से अपनी जान बचाई।